नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम। मैं हूं आपके साथ अक्षय। देश का लोकतंत्र इस देश की खूबसूरती का एक अभिन्न अंग है, जहां पर जनता के लिए जनता द्वारा शासन के एक सूत्र पर चलते हुए हर एक नागरिक को समानता के साथ स्वेच्छा से जीने का अधिकार दिया जाता है। लोकतंत्र की आत्मा संविधान को कहा जाना अतिशयोक्ति नहीं होगा और इसी संविधान का प्रियम्बल यानी कि संविधान की प्रस्तावना भी समाज के हर व्यक्ति के लिए समता और इंसाफ की बात करता है। कानून हर समस्या के सही प्रारूप में समाधान के लिए मौजूद है, लेकिन सही जानकारी न होने या फिर कानूनी पेचीदगियों के चलते एक हिस्सा सही समय पर न्याय हासिल करने में खुद को असमर्थ महसूस करता है। और इसी अंतर को खत्म करने के लिए इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन के इनिशिएटिव लीगल हेल्पलाइन में हम यहाँ पर मौजूद हैं। आपकी हर कानूनी समस्या में आपकी सहायता के लिए आज हम जिस विषय के साथ आपके सामने हैं वो लॉ ऑफ ज्यूरिडिक्शन से जुड़ा हुआ है। दीवानी मामलों में क्या है अधिकार क्षेत्र संबंधी प्रावधान, ये आज का हमारा विषय है, जिस पर हम आज विस्तार से चर्चा करेंगे और ये समझने का प्रयास करेंगे कि कानूनन क्या कुछ अधिकार इसमें मिले हुए हैं। साथ ही अगर किसी भी तरह की कोई कानूनी अड़चन आपके जहन में चल रही है तो अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। फोन लाइन्स खुल चुकी हैं। टेलीविजन स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबर्स पर कॉल करके आप हमसे सीधा सवाल कर सकते हैं और उसका वाजिब जवाब हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और आज दो खास मेहमान हमारे साथ हैं। नोएडा स्टूडियो से मेरे साथ अल दानिश रेन हैं। आप अधिवक्ता हैं, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड्स। अल दानिश, बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। साथ ही लखनऊ से हमारे साथ प्रीतीश श्रीवास्तव जी हैं। आप वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। प्रीतीश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले अल दानिश, मैं ये आपसे जानना चाहूँगा, लॉ ऑफ ज्यूरिडिक्शन अंडर सीपीसी क्या है ये? जी, अगर कोई भी सिविल मैटर है तो आप कौन सी कोर्ट जाएंगे, अगर उसका अमाउंट कितना है। पेक्यूनियरी ज्यूरिसडिक्शन और टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन दो चीज़ें हैं। एक है पैसे से संबंधित और एक है कौन सी जगह जाएंगे आप अपना केस फाइल करने के लिए। क्या आप सीधे हाई कोर्ट चले जाएंगे, क्या आप सीधे सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे, क्या आप लोअर कोर्ट जाएंगे। और अगर अमाउंट जो है उस मुताबिक भी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या लोअर कोर्ट कहाँ जाएंगे आप, उस संबंध में हम आज यहाँ का जो टॉपिक है उसको आगे बढ़ाएंगे। तो किस तरह के मामलों की, जैसा हम जिक्र कर रहे हैं कि आपने कहा कि कौन से केस किस कोर्ट में जाएंगे, इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेनेशन। तो सेक्शन 9 सीपीसी का जो है वो कहता है कि सारे सिविल मैटर्स जो हैं वो सिविल कोर्ट डील करेगा और सिविल कोर्ट को पूरा जुरिसडिक्शन है उनको डील करने का, जो जिसमें भी सिविल नेचर है, एक्सेप्ट वो मैटर्स जिनमें स्पेशली कहा गया है या स्पेशली रोक दिया गया है। जैसे एग्जाम्पल बताते हैं हम, इलेक्ट्रिक ट्रिब्यूनल है या इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल है, तो इनके मैटर्स जो हैं इनके अपने ट्रिब्यूनल्स में जाएंगे, या जैसे बार काउंसिल का मैटर है या मेडिकल काउंसिल का मैटर है तो ये मैटर्स उन काउंसिल्स में जाएंगे। तो सारे सिविल नेचर्स के मैटर सेक्शन 9 सीपीसी कहता है सिविल कोर्ट डील करेगा। और इनके अलावा जो मैटर्स हैं जैसे बार काउंसिल का या मेडिकल काउंसिल का, ये अपने काउंसिल्स में जाएंगे। प्रीति जी, आप कैसे व्याख्या करेंगे, वसीयत से जुड़े क्या है कानूनी प्रावधान? देखिए, जो क्षेत्राधिकार है, क्षेत्राधिकार दीवानी न्यायालय का दो तरह का होता है जी। एक आर्थिक क्षेत्राधिकार और एक पेक्यूनियरी ज्यूरिसडिक्शन, टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन जी, जो एरिया वाइज डिफाइन होता है। सिविल कोर्ट में जो हायरार्की है वो सिविल जज जूनियर डिवीज़न, सिविल जज सीनियर डिवीज़न, ये दो हायरार्की जहाँ पे कोई भी सिविल का न्यायालय में मुकदमा दाखिल किया जाता है। जूनियर डिवीज़न जो कोर्ट्स हैं सिविल जज की, उसका क्षेत्राधिकार 5 लाख रुपए तक के मुकदमों को सुनने का है और 5 लाख से ऊपर के जो भी मुकदमे होंगे वो सब मुकदमे सिविल जज सीनियर डिवीज़न को सुनने का क्षेत्राधिकार है। लेकिन कुछ जगह जैसे दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता या मद्रास, यहाँ पे माननीय उच्च न्यायालय को ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है। वहाँ पे वैल्यूएशन के हिसाब से कोई भी सिविल का मुकदमा सीधे हाई कोर्ट में फाइल होता है। जी।
दूसरी चीज ये है जी कि जो जुरिस्डिक्शन का इश्यू है वो सेक्शन 16 से लेके 21 तक में सीपीसी में दिया हुआ है। अगर मान लीजिए किसी संपत्ति के बारे में कोई मुकदमा फाइल किया जाता है, वो संपत्ति जिस कोर्ट के या जिस जिले के में स्थित है जी उसी जिले में वो मुकदमा फाइल किया जाएगा। किसी और जिले में मुकदमा नहीं फाइल किया जा सकता है जी उस संपत्ति के बारे में। और अगर दो संपत्तियां हैं, मान लीजिए किसी आदमी के पास एक संपत्ति लखनऊ में है और एक नोएडा में है, तो वो व्यक्ति चाहे तो दोनों संपत्ति के बारे में मुकदमा या तो लखनऊ में फाइल कर सकता है या नोएडा में फाइल कर सकता है। ये उसकी चॉइस है। जी जी चलिए, बिल्कुल हम लगातार चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे दर्शकों के जुड़ने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। पहले कॉलर दिल्ली से उमा शंकर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। उमा शंकर जी, बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल कीजिए। सर मेरा सवाल है, मैं हिंदी के बागी हूँ सर, हिंदी के बागी हूँ सर। जी जी और एमसीडी बूथ हुआ था, मुझे एमसीडी बूथ मिला हुआ था, एक खास आदमी हूँ। और 2003 से मुझे ये नहीं पता था, पहले टेलीफोन मिला हुआ था, उसके बाद टेलीफोन का काम बंद हो गया। उसके बाद इन्हीं व्यवसाय का काम करने के लिए मतलब कोई काम करने के लिए उसमें अनुमति आई कोर्ट से। तो उसके बाद मैंने बीड़ी सिगरेट तंबाकू वगैरह सारा बेच ही रहा था, गुटखा वगैरह। जी अपना सीधा सवाल कीजिए, दिक्कत क्या है? बंद हो गया। दिक्कत ये हुई है सर, इतनी एक स्कूल खुल गई, नहीं एक दिल्ली इंटरनेशनल स्कूल और जयपुर हॉस्पिटल है इधर साथ में। तो उसके बाद क्या हुआ, दोबारा उन्होंने मना किया था कि स्कूल के पास नहीं दे सकते, ये है वो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। मैं कहा ठीक है सर, नहीं बेचेंगे फिर हम करेंगे क्या? या तो हमें भी 100 मीटर दूर हम जब हमारे आसपास दुकान कई लगाए थे, जी जी चाय वगैरह की लगाए थे, तो हम कहे उनको बंद करवा दीजिए, हम चाय का दुकान ही करके चाय बेच के हम खा लेंगे। तो वो पुलिस वाले वगैरह बोलते हैं ये काम मैं नहीं कर सकता, ये काम मैं नहीं कर सकता, हम क्यों तुम्हारी दुकान जा सकते? तो मैंने बोला जब सर दुकान नहीं लग रही थी, जब भी मैंने आपको कंप्लेन दी है तो हमारी कंप्लेन का कोई सुनवाई नहीं। कल मेरा सारा सामान उठा के लेके गए, बीड़ी सिगरेट वगैरह सब उठा के लेके गए। ठीक है, थाना से कोई सुनवाई नहीं हो रही है, कोर्ट से छुड़वा देना। मैं कहा वो भी ठीक है, कोई बात नहीं, कोर्ट से तो छुड़वा लेंगे सर। लेकिन दिल्ली में पूरी दिल्ली की भी छोड़ दो, रोहिणी थाना 3 के अंदर के पास ठीक है, ये ठीक है उमा शंकर जी, अल्ताबिश क्या इन्हें उपाय बताना चाहेंगे? जहां तक मैं इनका समझ पाया हूँ, ये कह रहे हैं कि एक दुकान इन्होंने लगाई है जो स्कूल के पास है और शायद तंबाकू की दुकान है, और शायद वो दुकान उठा के ले गए हैं और कह रहे हैं कि यहाँ ना बैठे आज के बाद। जी जी तो ऐसे में एक तो आपको लेटर लिखना चाहिए अपने एमसीडी डिपार्टमेंट को, दूसरा आप हाई कोर्ट में एक रिट पिटीशन फाइल करें, क्योंकि आपको भी राइट टू बिजनेस है, आप अपना जो भी बिजनेस करना चाहें। और हाई कोर्ट डायरेक्शन देगा एमसीडी को कि इनको अप्रोप्रिएट जगह अवेल कराई जाए। तो आप एक हाई कोर्ट में आप रिट पिटीशन डाल सकते हैं, और दूसरा आप एक सिविल सूट भी फाइल कर सकते हैं एमसीडी के खिलाफ, अगर आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें ये आप बता सकते हैं कि आप वहां पर काफी टाइम से बैठ रहे हैं। जी चलिए, उम्मीद करते हैं उमा शंकर जी जो उपाय आपको अल्ताबिश ने बताया, अगर वो उपाय आप करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको राहत जरूर मिलेगी। हम अपने दर्शकों से भी बार बार अपील कर रहे हैं कि जिस वक्त आप हमें कॉल करते हैं सबसे पहले अपने टेलीविजन का वॉल्यूम पूरी तरह से बंद रखें, ताकि आप अपनी आवाज़ को बेहतर तरीके से उठा सकें। साथ ही आज जिस विषय के साथ हम आए हैं वो लॉ ऑफ ज्यूरिडिक्शन से जुड़ा हुआ है। प्रीति जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा, केस की सुनवाई किस किस प्रकार से होती है, ये दर्शक हमारे जरूर जानना चाहेंगे। तो देखिए, केस की सुनवाई जो है, जब हम किसी भी न्यायालय में मुकदमा दाखिल करते हैं तो कोर्ट उसको सुनने के बाद अगर उसको लगता है मुकदमे में अर्जेंसी है तो आपको एक एक्स पार्टी इंजंक्शन ऑर्डर दे देता है और दूसरी पार्टी को नोटिस इशू करता है। दूसरी पार्टी पे जब नोटिस सर्व हो जाती है उसके बाद वो अपना जवाब फाइल करती है जी,
और जवाब के बाद कोर्ट दोनों पार्टीज की प्लीडिंग्स को देखते हुए इश्यूज फ्रेम करती है, जिसको हम लोग पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन भी कहते हैं। और उन जो पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशंस हैं के ऊपर पार्टीज अपनी अपनी एविडेंसेस देती हैं, डॉक्यूमेंट्री एज वेल एज ओरल। और जब ये एविडेंसेस हो जाती हैं उसके बाद कोर्ट दोनों पार्टीज को सुनने के बाद अपना फैसला देती है। ये प्रोसीडिंग्स हैं। चलिए बिल्कुल हम इसको और विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। पीलीभीत से एक और दर्शक शरद हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद, बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल कीजिए। मैं ये पूछना चाहता हूँ, एक शॉप है जी। हाँ सर, एक शॉप है मेरी जो 10-12 साल से मेरे पास है, मैं कंटिन्यू उसको कर रहा हूँ। बट हेलो जी, अपनी बात पूरी कीजिए। मेरे पास शॉप है 10-12 साल से, उसको मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। पर प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो ऑनर है वो मुझे को कोई उसका रसीद वगैरह नहीं देते। मैं अक्सर मांगता हूँ बट वो नहीं देते हैं। तो मुझे ये लग रहा है कि ऐसा कि बीच में कहीं पर वो कह दें कि नहीं यार दुकान खाली कर दो, प्रॉब्लम क्रिएट हो, तो इसका कोई सोल्यूशन हो, प्लीज मुझे अपडेट जरूर कराएं। ठीक है, अल्ताबिश क्या उपाय बताएंगे? इनका ये कहना है कि इन्होंने एक दुकान शायद रेंट पर ले रखी है, लेकिन किसी भी तरह की कोई रिसिप्ट जो ऑनर है उनकी तरफ से नहीं दी जाती रेंट की, तो इसके लेकर क्या ये कदम उठा सकते हैं? सबसे पहले तो आप एक लीगल नोटिस इशू करें उन्हें, और अगर आप कोर्ट के माध्यम से जाना चाहते हैं तो सबसे आसान उपाय तो यही है कि आप आपसी भाईचारे में वो डॉक्यूमेंट्स का अरेंज करें, अपने लैंडलॉर्ड से बात करें, उन डॉक्यूमेंट्स को अरेंज करें। अगर वो नहीं हो रहा है तो आप एक लीगल नोटिस उनको इशू करें। इशू करते हुए ये बताएं कि आप इतने टाइम से यहाँ पर इस शॉप को चला रहे हैं और वो आपको रेंट रिसिप्ट्स इशू करें। अगर उसके बाद भी नहीं हो रहा है तो आप एक सिविल सूट फाइल करें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, और वहाँ पे सिविल सूट में आप डायरेक्शन लें कि आपके लैंडलॉर्ड को डायरेक्ट किया जाए कि वो आपको रेंट रिसिप्ट्स वगैरह जो हैं वो इशू करें। चले बिल्कुल, उम्मीद करते हैं जो आपका सवाल था शरद उसका आपको वाजिब जवाब मिला होगा, और जो रास्ता आपको बताया अल्ताबिश ने उस रास्ते पर आप चलते हैं तो निश्चित तौर पर आपको राहत जरूर मिलेगी। एक और कॉलर राजस्थान से रामू हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका, सवाल कीजिए। हाँ सर, एक 307 का मुकदमा, उसके बारे में जानकारी चाहता हूँ सर। जी, सवाल करें। सर उसमें झूठा पता दे गया है, डॉक्टर ने झूठा मेडिकल बनाया है, तो इसके बारे में क्या किया गया है सर? प्रीति जी, क्या उपाय बताना चाहेंगे? 307 का मुकदमा बता रहे हैं और इनका कहना है कि झूठा मुकदमा है। देखिए 307 का मुकदमा पुलिस ने एफआईआर दर्ज की होगी। एफआईआर दर्ज करने के बाद अपनी इन्वेस्टिगेशन करके चार्जशीट फाइल की होगी। अब वो चार्जशीट के बाद कोर्ट संबंध करेगी, वहां पे ये कॉन्टेस्ट करेंगे। अगर झूठा है सच्चा है वो कोर्ट तय करेगी। सिर्फ कह देने से कि झूठा है ये सफिशिएंट नहीं होता है। अगर पुलिस ने इन्वेस्टिगेट करके चार्जशीट फाइल की होगी तो पुलिस ने एविडेंसेस भी उसमें दी होंगी। तो इस स्टेज पे ये कह पाना कि साहब मुकदमा झूठा है या सच्चा है, ये बहुत ही गलत होगा। जी अल्ताबिश, आप कोर्ट में जाएं, जी कोर्ट में अपीयर होके अपने डॉक्यूमेंट्स ले और उस पे अपना आपको डिफेंड करें वहां पे। ठीक है। अल्ताबिश, जैसा अभी ये कॉलर हमारे साथ जुड़े थे जिन्होंने कहा कि शायद जो मेडिकल रिपोर्ट के साथ छेड़खानी की गई है, तो इसको लेकर कुछ प्रोसेस। जी, मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा। जो सर ने बोला बिल्कुल सही बोला, लेकिन इसके अलावा हमारे पास एक और उपाय है। हम हाई कोर्ट का दरवाजा हमेशा खटखटा सकते हैं बाय वे ऑफ अ रिट ज्यूरिसडिक्शन। अगर आपको लगता है कि इन्वेस्टिगेशन में फॉल्ट है, अगर आपको लगता है कि जो एमएलसी है वो फॉर्ज्ड बनी है, आप हमेशा, अगर आपके पास कुछ प्रूफ्स हैं वो दिखाने के लिए, तो आप हमेशा हाई कोर्ट के सामने बाय वे ऑफ अ रिट पिटीशन जा सकते हैं। क्लेम कर सकते हैं कि जो इन्वेस्टिगेशन है ये बुच्ड अप इन्वेस्टिगेशन कहते हैं हमें से, ये या फॉर्मेलिटी इन्वेस्टिगेशन है, ये आप वहां पर हाई कोर्ट के सामने जाके बता सकते हैं। हाई कोर्ट का रेमेडी इज मोर फास्टर, थोड़ा और तेजी है उसके रेमेडी में एज कम्पेयर टू अ क्रिमिनल कोर्ट रेमेडी। चलिए बिल्कुल, उम्मीद करते हैं रामू जी आपको अपना जवाब जरूर मिला होगा। प्रदीप जी, एक और कॉलर उन्नाव से हमारे साथ जुड़े हैं। प्रदीप जी, बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल कीजिए। भाई साहब, हमारे यहाँ जो है, हमारा गांव रायबरेली में पड़ता है जी। तो
हमारा एक घर है, उस पे हमारे चचेरे भाई ने हमारे ऊपर मुकदमा कर दिया है दीवानी। तो उसमें उन्होंने ये दिखाया है कि इनके मकान में हमारा कब्जा है करीब 4 साल से, और उनके पिताजी हमको दे गए थे। उसमें पिताजी का भी जो है उसने डेथ सर्टिफिकेट लेट दिखाया है। तो अब उन्होंने ये बताइए कि हम क्या कर सकते हैं, उसमें क्या हमको मदद मिल सकती है। प्रतीश जी क्या बताएंगे, रायबरेली का मसला है ये। प्रदीप जी, आपके ऊपर किस नेचर का मुकदमा फाइल किया गया ये आप बताएंगे? जी हम बता रहे हैं कि हमारा घर है, वहाँ पर एक चचेरे भाई ने स्टे लेने के लिए या पता नहीं किस उद्देश्य से हमको उस मुकदमे में दीवानी में उलझा रखा है, और यहाँ से हमको जाने में भी बहुत दिक्कत होती है। और हमको क्या करना चाहिए बताइए आप जरा थोड़ा। देखिए, जो मुकदमा फाइल किया हुआ है आपके खिलाफ, जो आप बता रहे हैं स्टे का है, मतलब वो परमानेंट इंजंक्शन का दावा फाइल किया गया होगा कि हम संपत्ति के कब्जे में हैं और हमको विधि विरुद्ध तरीके से ना निकाला जाए। आप अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी संपत्ति के अगर कब्जे में है तो उसको सिर्फ विधिक तरीके से ही निकाला जा सकता है उस संपत्ति के लिए, और उसके लिए आपको कॉम्पिटेंट कोर्ट में इविक्शन का या कब्जे का दावा फाइल करना पड़ेगा, जिसके बेसिस पे आप उस व्यक्ति से अपना कब्जा, अपने चचेरे भाई से अपना कब्जा वापस ले सकते हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं कि जो उपाय आपको प्रतीश जी ने बताया वो उपाय करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको राहत मिलेगी। नवनीत, एक और कॉलर हमारे साथ मुंबई से जुड़ गए हैं। नवनीत, बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल कीजिए। जी सर, मैं ये बोल रहा था कि मैं एक एडवोकेट के पास, हाईकोर्ट एडवोकेट के पास मैं ड्राइवरी करता था जी। तो मेरे को पेमेंट मतलब कि बहुत कम मिलता था, तो मैंने नौकरी छोड़ दी। तो उन्होंने मेरे ऊपर झूठा केस बनाया, मतलब कि वो फोड़ना डेट का कि मैं मतलब उनका पैसा लेके भागा, जो कि उन्होंने सिद्ध नहीं कर पाया। तो अभी तो वो पेंडिंग चार्जशीट के लिए तो पुलिस वालों ने, मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन ने मेरे लिए मतलब बहुत सपोर्ट किया, बल्कि उन्होंने ये भी बोला कि मतलब मैं गाइडलाइन देता हूँ FIR पे, मतलब कि आरोपी को जेल में क्यों नहीं डाला। तो पुलिस वालों ने बोला वो हमारा काम है, अगर सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है अगर आपको कि हम अपना काम आरोपी को अंदर रख के करें या बाहर रख के करें, अगर ऐसा कोई गाइडलाइन है तो आप दीजिए। तो उन्होंने कोई गाइडलाइन नहीं दिया, तो हमारे पर आरोप सिद्ध नहीं हो पाया। तो अभी मेरे को एडवोकेट के खिलाफ अगर केस करना हो तो उससे क्या करना है, अगर उसका लाइसेंस रद्द करना हो तो? अलताबिश जी, अगर आपको उन एडवोकेट साहब के खिलाफ अगर केस करना हो तो पहले तो हम कहेंगे अगर अवॉइड कर सकते हैं तो अवॉइड ही करें। अगर वाकई में अगर आपको करना पड़े तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, बार और हमारे बार एसोसिएशन है, वो जिस भी बार एसोसिएशन के मेंबर हैं वहाँ पर एक कंप्लेंट दें, आप बार काउंसिल ऑफ इंडिया में कंप्लेंट दें, और जिस भी स्टेट बार काउंसिल के मेंबर हैं वहाँ पर कंप्लेंट दें। उसके अलावा आप एक डिफेमेशन का सूट भी डाल सकते हैं कोर्ट में और उसको कंटेस्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको सजेशन यही रहेगी कि ये काफ़ी लंबा प्रोसीजर हो जाएगा, तो बेटर ये है कि जो हो चुका हो उसको भूल जाएं। चलिए, बिल्कुल उम्मीद करते हैं जो रास्ता आपको बताया वो रास्ता अगर आप अपनाते हैं तो निश्चित तौर पर आपको राहत ज़रूर मिलेगी। और लॉ ऑफ ज्यूरिडिक्शन पर आज हम जो चर्चा भी कर रहे हैं, हालांकि वक्त अब ज़्यादा इजाज़त नहीं दे रहा है, लेकिन एक एक सवालों के जवाब आप दोनों मेहमानों से ज़रूर चाहूँगा। प्रतीश जी, हमने अभी तक चर्चा की कि सिविल मुकदमों को कैसे आरंभ किया जा सकता है, केस की सुनवाई किस किस प्रकार से होगी, बयान किस तरह से लिए जाएंगे। बयान देखिए जो होता है वो एफिडेविट के ऊपर फाइल किया जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं एग्जामिनेशन इन चीफ। और उस एफिडेविट के जो बयान होते हैं उसका क्रॉस एग्जामिनेशन करने का दूसरी पार्टी का अधिकार होता है, उस विटनेस का। दूसरी पार्टी के वकील जो आपने एग्जामिनेशन इन चीफ दिया है उसके बेसिस पे क्रॉस एग्जामिनेशन करता है, और क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद अगर गवाह के वकील को लगता है कि कोई चीज गलत हो गई है तो वो उसको री एग्जामिनेशन के लिए भी एप्लीकेशन डाल सकता है। ये प्रोसीजर है गवाही का। और जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस हम लोग फाइल करते हैं हर मुकदमे के लिए अपने केस को प्रूफ करने के लिए, और उन डॉक्यूमेंट्स को भी हमको अपने ओरल एविडेंसेस से प्रूफ करना पड़ता है जी। अगर वो डॉक्यूमेंट्स हम अपनी ओरल एविडेंस से प्रूफ नहीं करते हैं
तो वो डॉक्यूमेंट्स कोर्ट पढ़ेगी नहीं, तो उन डॉक्यूमेंट्स का आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो जब भी आपकी एविडेंस हो तो वो जो डॉक्यूमेंट्स आपने फाइल किए हुए हैं उसको जरूर प्रूफ कराएं, और उन डॉक्यूमेंट्स को प्रूफ कराने के बाद क्रॉस एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस हो उसको सोच समझ के जवाब दें, जिससे आप अपने केस को सिद्ध करने में सक्षम हो। बिल्कुल। अल्ताबिश, मैं आपसे समझना चाहूँ डिपोजिशन का समय और तरीका क्या है? डिपोजिशन के लिए कहती है कोर्ट कि आप जितना जल्दी अपना डिपोजिशन कराएं उतना ही कोर्ट में आपका जो थॉट प्रोसेस है वो आफ्टर थॉट नहीं लगेगा। जी। तो आपका डिपोजिशन एज सून एज पॉसिबल होना चाहिए, बाय वे ऑफ एफिडेविट होना चाहिए। जो भी आप डिपोज करना चाह रहे हैं बाय वे ऑफ एफिडेविट करें, ताकि कोर्ट को भी ये लगे कि आप जो भी कह रहे हैं वो सोच समझ के कह रहे हैं और पूरे नॉलेज में होश हवास में कह रहे हैं। ये तो हो गया डिपोजिशन का। और इसके बाद होता है इनका क्रॉस एग्जामिनेशन, जैसा कि सर ने बताया एग्जैक्टली वही प्रोसीजर है जो हमें फॉलो करना पड़ता है। चलिए, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अल्ताबिश आपका भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, और प्रीति श्रीवास्तव जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। तो हम हर दिन मौजूद होते हैं अपने इस खास पेशकश के माध्यम से, और इसके पीछे मकसद सिर्फ इतना होता है कि एक बड़ा तबका होता है जो जानकारी के अभाव के चलते इंसाफ की दहलीज से दूर रह जाता है, और इसी अंतर को ख़त्म करने की कोशिश के साथ हम यहाँ पर मौजूद होते हैं। फिलहाल आज हमारी खास पेशकश में इतना ही, लेकिन APN न्यूज़ में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।